हम सभी ने सुना है कि भगवान इंसानों का भला चाहते हैं, लेकिन क्या हो अगर भगवान ही इंसान के दुश्मन बन जाए, फिर इंसान मदद के लिए किसके पास जाएंगे। ये कहानी कुछ ऐसी ही है जिसके अंदर हम भगवान में आ गए अहंकार को देखेंगे, जो कि इंसानों का सिर्फ एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक मछुआरे को दिखाया जाता है जिसे समंदर में एक चेस्ट मिलती है। जैसे ही उसने उस चेस्ट को खोला, उसके अंदर एक मरी हुई औरत और एक बच्चा था। वो आदमी उस बच्चे को निकालकर अपने पास रखने का फैसला करता है। इसके बाद हमें वही बच्चा पर्सीस को दिखाया जाता है, जो कि अभी काफी बड़ा हो गया है। वो काफी उदास होता है क्योंकि उसको पता था कि जिसके साथ भी वो रह रहा है वो उसके असली माँ बाप नहीं है और उनके अभी एक बच्चा भी होने वाला है। उसे डर था कि कहीं इस बच्चे के आने से उसके माँ बाप उसे प्यार करना बंद कर देंगे, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि इस बच्चे के आने के बाद भी हम तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे जितना हम तुम्हें आज करते हैं। इसके बाद हमें सीधा 12 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पर्सिस अब जवान हो चुका है और वो भी अपने पिता की तरह मछुआरा है। एक दिन वो मछली पकड़ते वक्त आर्गस के सिपाहियों को देखता है, जो कि गॉड ज्यूस की बनी हुई एक बहुत ही विशालकाय मूर्ति को पानी में गिरा देते हैं। दरअसल आर्गस का राजा ऐसा करके गॉड को चुनौती दे रहा था। उस मूर्ति के पानी में गिरते ही समंदर में हलचल होने लगती है और थोड़ी ही देर में उसके अंदर से कुछ उड़ने वाले जीव बाहर आ गए, जो कि एक एक करके उन सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। उन सभी को मारने के बाद वो जीव एक जगह पर इकट्ठा हो गए और वो कोई और नहीं बल्कि काली दुनिया का देवता हेडस था। वो पर्सिस की कश्ती पर हमला कर देता है, जिससे कि उनकी कश्ती पानी में डूबने लगी। उसके अंदर पर्सिस का सारा परिवार भी था। वो उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी को भी बचा नहीं पाता और वापस पानी के ऊपर आ जाता है। ऊपर देवताओं की सभा में स्वर्ग के देवता को ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने ही इंसानों को बनाया, उन्हें प्यार किया और आज वो उसी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हेड्स भी आ जाता है। वो ज़्यूस से कहता है कि अभी इंसानों को सबक दिखाना होगा, क्योंकि उन्हीं की दुआओं की वजह से देवता अमर बने हैं। इसलिए अब मुझे उन्हें सबक सिखाने के लिए इजाजत दीजिए। मैं उनके साथ कुछ ऐसा करूंगा जिसके बाद वो फिर से आपके लिए दुआ करने लगेंगे। ये सुनकर ज़्यूस भी उसे नीचे जाकर कुछ भी करने की इजाजत दे देता है। नीचे आर्गस के कुछ सिपाही समंदर से आर्गस में ले आते हैं। फिर वो उसे राजा की सभा में ले गए, जहाँ पर वो सभी देवताओं को हराने का जश्न मना रहे थे। तभी वहाँ पर हम आर्गस की राजकुमारी को देखते हैं, जो कि पर्सिस को कुछ पीने के लिए ला कर देती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर हेड्स भी आ जाता है और सिपाहियों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मारने लगा। वो आर्गस की रानी की सुंदरता भी छीन लेता है, क्योंकि उसने देवताओं की बहुत बेइज्जती की थी। तभी पर्सिस भी उसे मारने के लिए एक तलवार उठाता है, लेकिन एक औरत आकर उसे ऐसा करने से रोक लेती है। वो कहती है कि अभी सही वक्त नहीं है। वहाँ से जाते वक्त हेड्स सभी इंसानों को चेतावनी देता है कि आज से 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा, उसी दिन मैं मेरे सबसे खतरनाक दानव क्रैकन को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजूंगा, और अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें आर्गस की राजकुमारी की बलि देनी होगी। वो जाते जाते पर्सिस को ये भी बता देता है कि उसके पिता ज़्यूस हैं। इसके बाद पर्सिस को ड्रैको नाम का आदमी मारने लगता है, क्योंकि वो एक देव मानव है। लेकिन तभी वहाँ पर राजा आकर उसे रोक लेता है। वो पर्सिस से मदद मांगता है कि वो कैसे ना कैसे करके हमें बचा ले, लेकिन पर्सिस कहता है कि मैं तो बस एक मछुआरे का बेटा हूँ, इसलिए आपको नहीं बचा सकता। इसके बाद उसे वहाँ की जेल में डाल दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद उस जेल में लो नाम की एक औरत भी आ जाती है, जिसे एक देवता से श्राप मिला था। इस वजह से वो कभी मर नहीं सकती है। वो पर्सिस को बताती है कि तुम सच में ज़्यूस के बेटे हो। एक बार राजा एक्रीसियस ने पहली बार देवताओं के साथ जंग की शुरुआत की थी। उसे सबक सिखाने के लिए वो एक्रीसियस का भेष बदलकर रात में उसकी पत्नी के साथ सो गया, लेकिन एक्रीसियस को भी ये बात पता चल जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे में गया, ज़्यूस वहाँ से उड़ जाता है। उस वक्त एक्रीसियस की पत्नी के एक बच्चा भी होता है, जो कि ज़्यूस का बेटा था। ये देखकर एक्रीसियस उसकी पत्नी और उस बच्चे को एक चेस्ट में डालकर पानी में फेंकने ही वाला होता है कि तभी ज़्यूस की शक्तियों से एक्रीसियस का आधा शरीर भी गल जाता है, लेकिन वो उस चेस्ट को पानी में डाल ही देता है और उसकी चेस्ट के अंदर पर्सिस था। प्रेजेंट टाइम में लो पर्सिस को बताती है कि हम स्टिगियन विच से क्रैकन को कैसे मारना है उसके बारे में पता कर सकते हैं। इसलिए आर्गस के कुछ सिपाही और पर्सिस उन विच को ढूंढने के लिए आर्गस से निकल जाते हैं। इसके बाद हमें आर्गस ने नीचे एक छुपी हुई जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्रीसियस अभी भी जिंदा था। एक दिन उसके पास हेड्स भी आ जाता है। वो एक्रीसियस को बताता है कि ज़्यूस का बेटा अभी भी जिंदा है, इसलिए तुम्हें उसे मारना होगा, और वो एक्रीसियस को अपनी कुछ ताकतें भी दे देता है। उधर रास्ते में वो सभी एक जगह पर रुक जाते हैं। वहाँ पर ड्रैको पर्सिस को
तलवारबाजी सिखाने लगता है और पर्सिस थोड़ी ही देर में तलवारबाजी में बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। इसके बाद पर्सिस एक जगह पर जाता है जहाँ पर उसे एक चमकती तलवार मिलती है। पीछे से ड्रैको आकर उसे बताता है कि ये देवताओं ने तुम्हारे लिए भेजी है, लेकिन पर्सिस उसे नहीं लेता और ड्रैको को उसे दे देता है। वहाँ से थोड़ा और आगे जाने के बाद पर्सिस को कुछ उड़ने वाले घोड़े मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर काले रंग का उड़ने वाला घोड़ा आ जाता है। तभी वहाँ पर लो भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे। उसी वक्त उन पर एक्रीसियस भी आकर हमला करने लगा। वो पर्सिस के ऊपर हमला करके उसके हाथ पर काट लेता है, लेकिन एक सिपाही ने आकर उसके हाथ को ही काट दिया, लेकिन वो हाथ एक बिच्छू में बदल जाता है। उधर वो लोग अभी भी एक्रीसियस का पीछा करते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर भी एक्रीसियस का खून गिर रहा था उस जमीन में से बड़े बड़े बिच्छू निकलने लगते हैं और उन सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। एक बार उनमें से एक बिच्छू पर्सिस को मारने ही वाला था कि तभी लो आकर उसे बचा लेती है, लेकिन पीछे से आकर उस पर भी एक बिच्छू हमला कर देता है। उधर ड्रैको ने एक बिच्छू को मार दिया। अब पर्सिस और लो दोनों दूसरे बिच्छू से डर कर भाग रहे थे कि तभी पर्सिस भी एक बिच्छू को मार देता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर और भी ज्यादा बिच्छू आ गए थे जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक जिन्न भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। दरअसल ये लोग जहाँ पर थे ये उन्हीं का इलाका था। वो जिन्न उन सभी बिच्छुओं को अपने कंट्रोल में ले लेता है कि तभी एक्रीसियस के काटने की वजह से पर्सिस के पूरे शरीर में जहर फैलने लगता है। इसके बाद रात में वो जिन्न पर्सिस के टेंट में आकर उसे अपने जादू से ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैको और बाकी के लोगों को लगता है कि वो पर्सिस को मारने की कोशिश कर रहा है। उन सभी में लड़ाई होने लगती है, पर थोड़ी ही देर बाद पर्सिस भी बाहर आ जाता है, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो गया था। अगले दिन ड्रैको पर्सिस को अपनी उस तलवार को चलाने के लिए कहता है जो कि उसके लिए देवता ने भेजी थी, लेकिन पर्सिस ने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। तभी वो सभी देखते हैं कि जिन्न उन बिच्छू को कंट्रोल में लेकर उन पर आगे का रास्ते तय करने वाले हैं और उनके साथ वो सभी भी चढ़कर अपनी आगे की मंजिल की ओर निकल जाते हैं। काफी दिनों तक चलते चलते वो सभी उन चुड़ैलों की जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल वो एक साथ 3 चुड़ैले हैं और उनके सिर्फ एक ही आंख है जो कि उनमें से एक चुड़ैल के पास रहती है। पर्सिस उनसे पूछता है कि आखिर हम क्रैकन को कैसे खत्म कर सकते हैं, जिस पर वो कहती है कि क्रैकन को कोई भी हथियार खत्म नहीं कर सकता और वो चुड़ैल वहां पर आए सभी पर हमला कर देती है। पर इसी हमले के बीच में पर्सिस उनकी आंख को चुरा लेता है। वो उन्हें धमकी देता है कि अगर तुमने हमें कोई भी रास्ता नहीं बताया तो मैं ये आंख नीचे फेंक दूंगा। ये देखकर वो बता ही देती है कि तुम क्रैकन को मेडुसा की मदद से मार सकते हो, क्योंकि मेडुसा जिसे भी देखती है वो पत्थर का बनकर मारा जाता है और वो तुम्हें काली दुनिया की नदी के किनारे पर मिलेगी। इतनी जानकारी लेने के बाद पर्सिस उन्हें उनकी आंख वापस लौटा देता है, लेकिन जाते वक्त वो चुड़ैल पर्सिस को बताती है कि तुम मरने वाले हो। ये भविष्यवाणी हो चुकी है। वहाँ से निकलने के बाद बिच्छू भी पर्सिस के साथियों को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि पर्सिस मरने वाला है। तभी पर्सिस को उसके पिता जियूस मिलने के लिए आता है। वो पर्सिस से कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। दरअसल वो पर्सिस को स्वर्ग में ले जाकर उसे वहाँ का राजा बनाना चाहता था, लेकिन पर्सिस वहाँ पर जाने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं एक आम इंसान हूँ और हमेशा आम इंसानों की ही तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। पर्सिस इतना कहने के बाद वहाँ से जा ही रहा था कि तभी जियूस उसे एक सोने का सिक्का देते हुए कहता है कि ये आगे तुम्हारे काम आएगा, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल ही रहे थे कि तभी उनके साथ वाले 2 शिकारी बीच रास्ते में ही उनका साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सरदार जिन्न अभी भी उसके साथ था। इसके बाद वो फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। कुछ दिन और चलने के बाद वो सभी उस काली दुनिया की नदी के पास पहुँच गए। तभी जिन्न पर्सिस के हाथ से वो सिक्का लेकर उस सिक्के को नदी में डाल देता है और तभी नदी से एक जहाज बाहर आती है जो कि उन्हें मेडुसा के पास लेकर जाएगी। सभी लोग उसमें चढ़ जाते हैं। रास्ते में जाते वक्त लो पर्सिस को जहाज के नीचे ले जाती है और उसे मेडुसा से बचने के कुछ तरीके सिखाने लगती है, पर इसी वक्त वो एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो सभी मेडुसा के इलाके के काफी करीब पहुंच जाते हैं। उस जहाज से उतरने के बाद वो सभी एक गुफा में चले गए जहाँ पर मेडुसा रहती है, और उनके अंदर आते ही उसने उन सभी
सभी लोगों को हमला करना शुरू कर दिया। वो अपने तीर से ड्रैको को जख्मी कर देती है। इसके बाद मेडुसा ने उन्हीं के 2 लोगों को मूर्ति में बदलकर मार दिया। अपने लोगों को मरा हुआ देखकर पर्सिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब मेडुसा भी पर्सिस और जिन्न को देख लेती है और उन पर अपने तीर छोड़कर हमला करने लगी, लेकिन पर्सिस उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसे अपने साथ दूसरी तरफ ले जाने लगता है और मेडुसा भी उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसका पीछा करने लगती है। तभी पर्सिस को बचाने के लिए जिन्न भी आ गया, पर मेडुसा ने उसे भी पकड़ लिया। वो उसे मूर्ति बनाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस पर मेडुसा के किसी भी जादू का असर नहीं होता। लेकिन तभी जिन्न खुद की शक्तियों से खुद को ब्लास्ट करके मेडुसा को घायल कर देता है। तभी ऊपर से ड्रैको आकर एक चट्टान को तोड़कर मेडुसा की पूंछ के अंदर घुसा देता है, जिसके दर्द की वजह से वो तड़पने लगती है। लेकिन उसने ड्रैको को भी पत्थर बना दिया था। अपने सभी लोगों को ऐसे मरता हुआ देखकर पर्सिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने अपनी तलवार से मेडुसा का गला काट दिया। उसका बाकी का बचा हुआ शरीर गरम लावा में गिरकर राख हो जाता है। इसके बाद पर्सिस मेडुसा के सर को लेकर बाहर आ गया, जहां पर लो उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से एक्रीसियस ने आकर लो के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। अपने प्यार को ऐसे मरता हुआ देखकर पर्सिस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक्रीसियस के साथ लड़ने लगता है, लेकिन उसकी पुरानी तलवार एक्रीसियस के तलवार की मार को सहन नहीं कर पाती और टूट जाती है। लेकिन तभी पर्सिस अपनी उस तलवार को उठा लेता है जो कि उसके लिए ज़्यूस ने भेजी थी। उस तलवार की मदद से पर्सिस एक्रीसियस पर भारी पड़ने लगा था और वो अपनी तलवार उसके शरीर के आर पार कर देता है। इसी के साथ एक्रीसियस का श्राप भी टूट जाता है। मरते वक्त वो पर्सिस से कहता है कि तुम बाकी के देवताओं जैसे मत बनना। इसके बाद पर्सिस जल्दी से लो के पास आ जाता है, जो उसे जल्दी से वहां से जाने के लिए कहती है, क्योंकि सूर्य ग्रहण कुछ ही देर में लगने वाला था और वो वहां से गायब हो जाती है। फिर पर्सिस को वहां से आर्गस ले जाने के लिए ज़्यूस का भेजा हुआ घोड़ा भी आ जाता है। दूसरी तरफ ऊपर हेड्स अपने भाई ज़्यूस से अपने क्रैकन को आजाद करने के लिए इजाजत मांगता है और ज़्यूस भी उसको ऐसा करने की इजाजत दे देता है और अब क्रैकन भी आजाद हो गया था। उधर आर्गस में वहां के सभी लोग राजकुमारी को उसके महल से ले आते हैं ताकि वो उसकी बलि देकर खुद की जान को बचा सके और आगे लाकर उसे टांग देते हैं। उसी वक्त वहां पर क्रैकन भी आ जाता है। उसने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। ऊपर स्वर्ग में ज़्यूस को भी पता चल जाता है कि हेड्स ने उसके साथ गद्दारी की है। हेड्स को इस बात का गुस्सा था कि ज़्यूस ने उसे काली दुनिया देकर खुद स्वर्ग ले लिया था और अब वो इस सारी दुनिया पर राज करना चाहता है। नीचे अब पर्सिस भी आर्गस में पहुंच जाता है, लेकिन तभी हेड्स ने आकर उसके पीछे अपने उड़ने वाले जीवों को लगा दिया। वो पर्सिस के हाथ से मेडुसा के सिर को छीन लेते हैं और पर्सिस उसे वापस लेने के लिए उनका पीछा करता है। उसी वक्त वही शिकारी लोग वहां पर अपने बिच्छू लाकर पर्सिस की मदद करते हैं और उसी वक्त क्रैकन भी पूरे तरीके से पानी से बाहर निकल जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ऊपर मौका देखकर पर्सिस भी उस जीव से मेडुसा के सिर को ले लेता है और अब क्रैकन भी राजकुमारी पर हमला करने ही वाला था कि तभी जल्दी से पर्सिस अपने पास रखे मेडुसा के सिर को क्रैकन की तरफ कर देता है। जैसे ही क्रैकन ने मेडुसा की आंखों में देखा, वो पत्थर में तब्दील होना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद वो पूरे तरीके से पत्थर में बदलकर मारा गया। ऊपर बंधी राजकुमारी भी नीचे समंदर में गिर गई। इसके बाद पर्सिस के आगे हेड्स भी आ जाता है, लेकिन पर्सिस फिर से उसे अपनी तलवार की मदद से समंदर की गहराइयों में भेज देता है और इसके बाद वो सीधा राजकुमारी को बचाने के लिए पानी में कूद गया। इसके बाद हमें दोनों एक किनारे पर बेहोश पड़े दिखाए जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को होश आ जाता है। राजकुमारी पर्सिस को आर्गस का राजा बनने के लिए कहती हैं, लेकिन वो राजकुमारी को राजा बनने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं अच्छा राजा नहीं बल्कि आप अच्छी रानी बनेंगी। इसके बाद पर्सिस वहां से चला गया। वो फिर से उसी जगह पर जाता है जहां पर ज़्यूस की मूर्ति बनी हुई थी। तभी वहां पर ज़्यूस भी आ गया। पर्सिस उसे कहता है कि हेड्स अभी मरा नहीं है, मैंने उसे फिर से उसकी काली दुनिया में भेज दिया है। जिस पर ज़्यूस कहता है कि वो इंसानों की कमजोरी की वजह से उन पर हावी होता है, लेकिन अभी मुझे पता है जब तक तुम उनके साथ हो वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। इसके बाद ज़्यूस जाते वक्त वहां पर लो को भी फिर से जिंदा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।